प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के 8वें सप्ताह के 26वें अध्याय में अब हम लोग आ चुके हैं। आज के अध्याय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के अध्याय में हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में कुछ मूलभूत तथ्यों को जानेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग जो पिछला अध्याय रहा है उसके बारे में कुछ जानकारियां जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। पिछला अध्याय 25वां अध्याय था और उसमें ठोस अपशिष्ट के बारे में कुछ जानकारियां आपको मिली होंगी, जिनमें ठोस अपशिष्टों के स्रोतों को आप लोगों ने जाना होगा, ठोस अपशिष्टों के वर्गीकरण को भी आपने समझा होगा, ठोस अपशिष्टों से होने वाले नुकसान के बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा और ठोस अपशिष्टों का जो प्रबंधन होता है वो भी आप लोगों ने समझा होगा। आज के अध्याय में जो चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसकी एक विषय वस्तु या एक रूपरेखा मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। तो आज का जो अध्याय होगा उसकी हम लोग प्रस्तावना या कुछ भूमिकाएं हम लोग बांधेंगे। इसके पश्चात अपशिष्टों के प्रबंधन में आने वाली क्या क्या चुनौतियाँ होती है इसको भी हम लोग समझेंगे। ठोस अपशिष्ट के कितने प्रकार होते हैं और वो किन स्रोतों से हमको प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो जानेंगे। इनकी प्रबंधन की मुख्य जो विधियां होती है उसे हम लोग विस्तार से समझेंगे, जैसे कि जला देना, पीसना, भूमि का भराव या ढेर लगाना आदि कंपोस्ट बनाना जैसे। उनके न्यूनीकरण को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। अंत में आज के जो कक्षा होगी उसका उपसंहार या कंक्लूजन को भी हम लोग समझेंगे। तो ये एक जो है विषय वस्तु है जिसे अब हम लोग बारी बारी से आगे समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना में, जो कि एक तरीके की आज की जो कक्षा है उसकी भूमिका भी है। भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन के करीब कचरा जो है वो उत्पन्न होता है टन में, जिसमें से करीब 70% को तो हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें से 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है। लेकिन 31 मिलियन टन कचरा जो है वो या तो लैंडफिल में डाल दिया जाता है या फिर वो इत्र तित्र जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। बदलते उपभोग के जो पैटर्न हैं या तीव्रता से जैसे आर्थिक विकास हो रही है उसके कारण को देखते हुए हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 2030 तक ठोस अपशिष्टों का जो उत्पादन है वो बढ़ के 135 मिलियन टन होने की जो है वो उम्मीद है। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियाँ, ये हमारा अगला जो है वो सब हेडिंग है। तो इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि भविष्य में ठोस अपशिष्ट हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। इन चुनौतियों को और भी बड़ी चुनौतियाँ बना देती हैं, उनका कुछ कारण है, जैसे कि अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा। अपशिष्ट वैसे तो कम होने चाहिए, लेकिन समय के साथ इनकी मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और शहरीकरण जो है वो बढ़ रही है और आधुनिक जो जीवन शैली है जो कि उपभोक्तावाद पे केंद्रित है, तो उसके कारण अपशिष्टों की जो मात्रा है वो तेज़ी से इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। चुनौतियां का जो दूसरा कारण है वो है अपर्याप्त आधारभूत संरचना। अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए हमें आधारभूत संरचना चाहिए होती हैं, लेकिन छोटे शहरों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग अपशिष्ट के प्रबंधन की सुविधाएं जो है वो बहुत ही सीमित हैं। इसलिए ये हमारे लिए अपशिष्ट का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाती है। वित्तीय सीमाएं भी इसका एक कारण है। अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पर्याप्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है, लेकिन उसमें कमी होने के कारण जो है वो हमें अपशिष्ट के प्रबंधनों की जो चुनौतियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
अपर्याप्त जागरूकता और शिक्षा भी इसका एक कारण हो सकता है कि ये चुनौतियों को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लोग बाग इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं और स्कूली शिक्षा से लेके इसकी जो है शुरुआत भी हमें नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है अपशिष्टों के प्रबंधन में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अप्रभावी नीति और कानून भी इसके एक कारण हैं। जो वर्तमान में जो कानून हैं या जो नीतियां हैं वो उतने सख्त नहीं हैं कि अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए जो है वो ज़्यादा कारगर हों, तो इसके कारण भी अपशिष्टों के प्रबंधन में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग ठोस अपशिष्ट के प्रकारों को देखेंगे। तो ठोस अपशिष्ट के प्रकार बहुत सारे होते हैं। धातु के ठोस अपशिष्ट हो सकते हैं जैसे कि लोहे, कॉपर और स्टील। प्लास्टिक के अपशिष्ट हैं, कैरी बैग, प्लेट, गिलास, पैकिंग के सामान हैं। रबर के अपशिष्ट हैं जैसे कि टायर उनके अंतर्गत आते हैं। पेपर के अपशिष्ट हैं जिनमें कार्डबोर्ड है, समाचार पत्र हैं। पीवीसी मटेरियल हैं जो कि निर्माण कार्यों से प्राप्त होते हैं। एस्बेस्टस भी निर्माण कार्यों से हमें प्राप्त होते हैं। फल सब्जियों के जो अपशिष्ट हैं वो मंडियों, बाज़ारों और हमारे घरों से प्राप्त होते हैं। कपड़े हैं जो पुराने हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं जिनमें बिजली के उपकरण वगैरह आते हैं। कांच के सामान, रेत, सीमेंट, ईंट आदि निर्माण स्थलों से हमें अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अलावा जैविक जो अपशिष्ट हैं वो मेडिकल अपशिष्ट के रूप में भी हैं, वो हमें अस्पतालों से भी प्राप्त होते हैं। ठोस अपशिष्टों के प्रकार को हम लोग और विस्तार से जानेंगे, उनके स्रोत के आधार पे कि किन स्रोतों से वो ठोस अपशिष्ट हम तक आ रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं। उनमें से सबसे प्रमुख है नगर पालिका अपशिष्ट या जिन्हें हम शहरी कचरे के रूप में जानते हैं। ये सामान्यतः नगरीय कचरा भी कहलाता है। शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट जो कि घरेलू और व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। घरेलू इस्तेमाल की जो वस्तुएं होती हैं, दुकानों और व्यवसायों से जो प्राप्त अपशिष्ट होते हैं, सार्वजनिक स्थलों के कचरे इनमें आते हैं और निर्माण कार्य से उत्पन्न होने वाले कचरे इनमें शामिल हैं जो नगर पालिका या फिर शहरों से उत्पन्न होते हैं। ठोस अपशिष्ट के स्रोत और प्रकारों में से अगला है भोज्य पदार्थ अपशिष्ट, जो खाना व्यर्थ के रूप में फलों, तरकारियों, सब्जियों जो कि खाना पकाने एवं बनाने के बाद पदार्थ के रूप में व्यर्थ जो है वो बच जाते हैं। ये अधिकतर रेस्टोरेंट, होटलों, आयोजन केंद्रों और हमारे घरों से प्राप्त होते हैं। ऐसे बचे जो पदार्थ होते हैं वो गर्म मौसम में अपघटित होते हैं और दुर्गंध पैदा करते हैं और इन्हीं में मक्खी, मच्छर, पिस्सू, चूहे आदि पनपते हैं। उन्हें रहने और पनपने का उनको मौका जो है मिल जाता है। ठोस अपशिष्टों के स्रोत और प्रकारों में अगला है निर्माण और ढहाए जाने से संबंधी अपशिष्ट। जर्मनी निर्माण कार्यों में जैसे कि मकान एवं कोई अन्य संरचना बनाया जाता है, उनमें ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट, विद्युत के उपकरण आदि व्यर्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार संरचनाओं को तोड़ने से भी प्लास्टिक के पाइप, टूट फूट से संबंधित ठोस पदार्थ हमें व्यर्थ के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकारों में जो अगला है वो है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों के कच्चे पदार्थ उत्पादन से, टूटने फूटने से, संरचनाओं के निर्माण से, मरम्मत से ये प्राप्त होते हैं। औद्योगिक व्यर्थ जो कि स्वतः ज्वलनशील भी हो सकते हैं, विस्फोटक हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं,
रेडियोधर्मी पदार्थ भी हो सकते हैं। रसायन उद्योगों से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रकारों और उसके स्रोतों में भयावह अपशिष्ट, जिसे हम हजार्डियस भी कहते हैं, ये भी इनमें शामिल हैं। भयावह अपशिष्ट वह होते हैं जो या तो तुरंत अपना प्रभाव हम तक दे देते हैं या इनका लंबे समय तक जो है असर बना रहता है। ये भयावह अपशिष्ट के रूप में हमें जानते ही हैं। इनमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। पहला जो है वे या तो स्वतः ज्वलनशील होते हैं, दूसरा अपक्षयकारी पदार्थ इनमें आते हैं, तीसरे अति सक्रिय जो है पदार्थ इनमें शामिल हैं, और चौथे जो है वो जहरीले पदार्थ भी इनमें शामिल होते हैं। भयावह अपशिष्टों में रसायन, रेडियोधर्मी पदार्थ, जैविक अपशिष्ट, विस्फोटक जो है अपशिष्ट और अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ इनमें शामिल होते हैं। ठोस अपशिष्टों के स्रोत और प्रकारों में जो अगला है वो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। ठोस अथवा ये द्रव अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि मनुष्यों एवं जानवरों के परीक्षण, उनके उपचार, जैविक खोज के कार्य जैसे कार्यों से ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट हम तक पहुँचते हैं। जैव अपशिष्ट से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा जो है वो बना रहता है। ऐसे कचरे को इकट्ठा करते समय अलग अलग पात्रों में छांट कर एकत्र करना चाहिए, जिससे इसका समापन अलग अलग तरीक़ों से भी किया जा सके। ठोस अपशिष्टों के प्रकार और उनके स्रोतों को समझने के बाद अब हम लोग ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के विभिन्न चरण होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाओं से उनको गुजारना पड़ता है, तब जाकर उनका उपयुक्त प्रबंधन होता है। तो उन चरणों को हम लोग अब समझते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट या कचरा को प्रबंधन किया जाता है ताकि उनका पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना वो पहुंचा सकें, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान न हो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो। इनमें अपशिष्ट का संग्रहण, उनका पुनः उपयोग और उपचार, इस प्रकार की प्रक्रियाएं उनमें शामिल हैं। इन चरणों को अब हम लोग थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चरणों में सबसे पहले है अपशिष्ट का संग्रहण। तो अपशिष्ट के संग्रहण को भी हम लोग 2 भागों में विभक्त करते हैं। स्रोत का विभाजन, यानी घरों, उद्योगों या फिर वाणिज्यिक प्रस्थानों में अपशिष्ट को अलग अलग कंटेनरों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि जैविक और अजैविक कचरों को हम लोग अलग अलग विभाजित करके रख सकते हैं। दूसरा है संग्रहण की प्रणाली। अपशिष्ट संग्रहण वाहन होते हैं और कंटेनर प्रणाली का उपयोग करके निर्धारित दिनों में अपशिष्टों का संग्रहण जो है वो किया जाता है। अपशिष्टों के संग्रहण के पश्चात अगला जो चरण है वो है परिवहन का। इसमें प्रारंभिक परिवहन होते हैं। संग्रहण के बाद अपशिष्ट को प्रारंभिक स्थान पर ले जाया जाता है, जहां इसे पुनः विभाजित किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। एक अंतिम परिवहन भी हो सकता है। प्रारंभिक स्थान से अपशिष्ट को निपटान या फिर पुनर्चक्रण केंद्रों तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरीके से परिवहन 2 भागों में किया जा सकता है, प्रारंभिक परिवहन और अंतिम परिवहन। परिवहन के पश्चात अपशिष्टों का प्रसंस्करण और उसका उपचार किया जाता है, जिसे भी हम लोग 2 विभागों में समझेंगे, प्रारंभिक उपचार और उन्नत उपचार। प्रारंभिक उपचार में अपशिष्टों को प्राथमिक रूप से संसाधित किया जाता है, जिनमें उनकी छँटाई होती है, उनका आकार को हम लोग घटा सकते हैं, उनका संपीड़न उसमें शामिल है।
और उन्नत उपचार में अपशिष्ट के अलग अलग प्रकार के आधार पर उन्हें विभिन्न उन्नत उपचार प्रक्रियाओं से हम लोग उसका प्रबंधन करते हैं। जैसे जैविक अपशिष्ट के लिए कंपोस्ट या फिर खाद बनाना, और अजैविक अपशिष्ट के लिए उसका पुनर्चक्रण करना यानी कि फिर से उसका इस्तेमाल करना। पुनर्चक्रण में सामग्री की छँटाई, जैसे कि प्लास्टिक, धातु, कागज़, कांच जैसे पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग कर लिया जाता है, और पुनर्चक्रण की जो प्रक्रिया होती है, इन सामग्रियों को नए उत्पाद में बदलने के लिए इनका प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे प्लास्टिक को पुनः उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है, और ऐसे ही धातुओं को फिर से गलाकर नए उत्पाद जो है वो बनाए जा सकते हैं। उपचार की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है, ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। कुछ अपशिष्ट जो कि विशेष रूप से जैविक होते हैं, इनमें बायोमास पाया जाता है, तो इन बायोमास को वापस से ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। संवहन भी किया जा सकता है। अपशिष्टों को ताप और बिजली में परिवर्तित करने के बाद इन्हें संवहन प्रक्रियाओं में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के चरण में उपचार क्रियाओं में लैंडफिल निपटान भी एक चरण है, जिसमें अनुपयोगी अपशिष्ट जिनका खाद नहीं बनाया जा सकता या फिर जिन्हें पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, इन्हें लैंडफिल साइट में हम लोग दफना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इनमें कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। लैंडफिल साइट को पर्यावरण मानकों के अनुरूप इसको डिज़ाइन किया जा सकता है और प्रबंधन किया जा सकता है, ताकि भूमि, जल और वायु को कम से कम इनसे हम नुकसान जो है वो पहुंचाएं, और लैंडफिल जो है वो पूरी जो है नियम से या फिर पर्यावरण मानकों के अनुरूप उनमें हम लोग प्रबंधन करें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चरणों में जैव उपचार और कंपोस्टिंग यानी कि खाद बनाना ये एक महत्वपूर्ण चरण है। जैव उपचार में सूक्ष्म जीवों की मदद से जो जैविक अपशिष्ट होते हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है, ताकि उन्हें पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके या इको फ्रेंडली जो है उन्हें बनाया जा सके। कंपोस्टिंग या खाद जो है बनाने की क्रिया में जैव अपशिष्ट को खाद के रूप में बदल दिया जा सकता है, जिससे इसे मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चरणों में अंतिम चरण है निगरानी और प्रबंधन। निगरानी में अपशिष्ट प्रबंधन की जो प्रणाली होती है उसकी नियमित निगरानी जो है वो की जानी चाहिए, ताकि इसे प्रभावी और ज़्यादा कुशल जो है वो बनाया जा सके। प्रबंधन में अपशिष्ट प्रबंधन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो इनमें सभी जो चरण जो शामिल होते हैं, उनका प्रभावी प्रबंधन जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम होते हैं उन्हें हम कम से कम जो है वो किया जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न चरणों को समझने के बाद अब हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों को जानने की कोशिश करते हैं। ये विधियां का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट एवं कचरे में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनका थोड़े समय में अपघटन होने लगता है, जिसके कारण दुर्गंध पैदा होते हैं। अतः ठोस अपशिष्ट एवं कचरे को समापन स्थल पर यथा समय ले जाना चाहिए, अन्यथा इन व्यर्थ के उत्पन्न दुर्गंध से जन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होने की संभावना रहती है। अतः इन ठोस या व्यर्थ की जो अपशिष्ट हैं, इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक समापन करना चाहिए। इनकी कुछ जो है विधियां हैं वो उनको हम आगे अब समझते हैं।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों में सबसे पहले हम लोग समझते हैं वो है जलाने की विधि। इस विधि को बड़े आबादी वाले शहरों में अपनाया जाता है, जहां ठोस अपशिष्ट के समापन के लिए स्थल की कमी होती है और कूड़ों से रोगाणुओं के फैलने का डर जो है वो बना रहता है। जलाने से कीड़े मकोड़े एवं रोगाणु पूर्ण रूप से समाप्त तो हो ही जाते हैं तथा इनसे जो प्राप्त राख होती है उसका आयतन भी बहुत कम होता है, इसलिए समापन की इस विधि में अधिक व्यय भी नहीं आता। इस क्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसका उपयोग ब्रायलर जैसे कार्य में, गर्म करने जैसे कार्य में जो है वो किया जा सकता है। जलाने की विधि का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई अन्य विकल्प न हो। ठोस अपशिष्ट को जलाकर समाप्त किया जा सकता है। इस विधि में ठोस अपशिष्ट भड़मक में जलाया जाता है। इसमें एक भट्ठी होती है तथा इसके बीच एक जाली बनी होती है। ऊपरी हिस्से पर एक चिमनी भी रहती है। कूड़ा भरने के लिए एक भरण द्वार होता है तथा राख को निकालने के लिए एक निकास द्वार जो है वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार से भड़मक में जो है ठोस अपशिष्ट को जलाकर जो है समाप्त किया जाता है। जलाने की विधि के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अगली जो विधि है वो है पीसना। इस विधि में सूखा जो कचरा होता है उसे महीन पीस लिया जाता है, जैसे थर्मोसेट, प्लास्टिक के टुकड़े तथा टूटे फूटे सामान जैसे बिजली के स्विच, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर आदि के कैबिनेट, बटन आदि को पीसा जा सकता है और पीसकर इसका अंतिम निपटारा किया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की अगली विधि है भूमि का भराव। यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहां भूमि सुधार हेतु पर्याप्त स्थल जो है वो मौजूद होते हैं। कूड़ा करकट गहरे गड्ढों वाले स्थान पर 1 से 2 सेंटीमीटर की मोटाई में अच्छी तरीके से फैला दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले नीचे मोटा कूड़ा और ऊपर महीन कूड़ा बिछाना चाहिए। इसके बाद करीब करीब 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी के परत से इसे ढक दिया जाता है। फिर मिट्टी की परत की कुटाई कर देनी चाहिए, जिससे चूहे एवं दूसरे जानवर इसे खोद न सकें। मिट्टी की परत के नीचे ठोस अपशिष्ट का अवायवीय तरीके से अपघटन होता है और इस अपघटन में करीब करीब 1 वर्ष का समय लग जाता है। इस कार्य को पूरा करने के बाद ऊपर की मिट्टी लगभग 3 सेंटीमीटर तक धंस जाती है। इसके बाद इसे पुनर्विकास के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो अगली विधि है वो उसे हम लोग कहते हैं ढेरा लगाना। यह विधि प्रचलित है क्योंकि यह सबसे आसान और कम खर्चीली है। कस्बों और नगरों में कहीं भी नीची भूमि या गड्ढा जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर कूड़ा करकट ले जाकर जो है वो ढेर लगा देते हैं, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने के बाद ये गल जाते हैं, परंतु इनके खुला रहने के कारण मक्खी मच्छर जैसे कीड़े मकोड़े भी पनपते हैं। बीमारियां फैलने का भी खतरा होता है। कागज़ एवं प्लास्टिक की जो थैलियां होती हैं हल्की होती हैं, हवा के साथ इधर उधर उनके बिखर जाने का भी खतरा इसमें बना रहता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधियों में पुनर्प्राप्ति एक महत्वपूर्ण विधि है। इसे अब हम लोग समझते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनेक पदार्थ होते हैं, जैसे कि धातु के टुकड़े, कांच, प्लास्टिक के टुकड़े, भोजन, कृषि कार्य से प्राप्त जो अपशिष्ट होते हैं, वो एक स्थान से प्राप्त ठोस अपशिष्ट को दूसरी जगह कुछ लाभदायक उपयोग जो है वो किया जा सकता है। ताप विद्युत गृह से निकले हुए धूल, फ्लाई ऐश का उपयोग जो है वो कंक्रीट या फिर ईंट बनाने में भी किया जा सकता है। धातु के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग करके इन्हें
गलाकर जो है नई वस्तुओं के रूप में बनाया जा सकता है। कृषि व्यर्थ जैसे गन्ने के छिलके का उपयोग हम लोग कागज़ के उत्पाद बनाने में भी कर सकते हैं, अन्यथा इनको जलाकर ऊष्मा भी प्राप्त की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर इनसे खाद और मीथेन जो है वो भी बनाया जा सकता है। इसी तरह जहाँ तक भी संभव हो ठोस अपशिष्टों को लाभदायक वस्तुओं में अलग कर लेना चाहिए। इनसे ठोस अपशिष्ट की मात्रा तो कम हो ही जाती है, साथ ही साथ इनसे हमें मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की विधियों में महत्वपूर्ण है कंपोस्ट बनाना या फिर खाद बनाना। अपशिष्ट में मौजूद कार्बनिक पदार्थ, खास तौर पर जैव रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, उनकी क्रिया द्वारा अपघटन से हमें ह्यूमस प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कंपोस्ट खाद जो है वो कहते हैं। इनमें उर्वरक शक्ति बहुत अधिक होती है। ठोस अपशिष्ट के समापन की ये एक बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। इस प्रकार की खाद में लगभग 0.3% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.8% फास्फोरस एवं 0.6 से 0.9% पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। अतः इन्हें जो है उर्वरक के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाना यानी कि खाद बनाना चूँकि महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए इसे हम लोग थोड़े विस्तार से और जानेंगे। हमारे देश में कंपोस्ट बनाने या खाद बनाने की 3 विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें है बेंगलुरु विधि और इंदौर विधि। ये दोनों ही अवायुजीवी विधियाँ कहलाती हैं। और तीसरा प्रकार है कंपोस्ट संयंत्र। तो चूँकि यह महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए हम इसे थोड़े से और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बेंगलुरु विधि चमड़ा एवं रबड़ आदि को हाथ से हम लोग ठोस अपशिष्ट को अलग कर सकते हैं। फिर इन्हें गहरे गड्ढे या खाइयों में भर दिया जाता है। इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ एवं नमी जो है वो होनी चाहिए। इसके लिए इनमें सूखा कचरा एवं मृदा अपशिष्ट को तह में अथवा मिलाकर भरा जाना चाहिए। ठोस व्यर्थ की सतह को भूमि तल से लगभग 30 सेंटीमीटर तक जो है वो ऊपर होना चाहिए और इसे भरकर फिर हम इसे मिट्टी से ढक देते हैं। इस तरह से गड्ढों में अवायुजीवी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से अवायुजीवी जीवाणु करीब 4 से 6 महीने तक जैविक क्रिया द्वारा इसे कंपोस्ट में जो है वो बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। फिर इसे खोदकर निकाल लिया जाता है और खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ये एक तरीके की आसान विधि भी है। इस तरीके की विधि में ठोस अपशिष्ट में पाए जाने वाले मक्खियों एवं मच्छर के लार्वा रोगाणुओं का पूरी तरीके से अंत भी हो जाता है। गड्ढे के माध्यम से जैव क्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा के कारण भी तापमान बढ़ता है, जिसके कारण भी रोगाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग अगली विधि को देखते हैं। इंदौर विधि भी बेंगलोर विधि की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि इस विधि में गड्ढे का थोड़ा हिस्सा जो है वो खाली रख दिया जाता है और इसे मिट्टी से ढका नहीं जाता। 1 सप्ताह बाद करीब गड्ढों को हम लोग जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें उलट पुलट जो है वो दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट भली प्रकार से वायु के संपर्क में आ सके और उसका एक मिश्रण जो है वो तैयार हो जाए, जिससे कूड़ा करकट में मौजूद लार्वा एवं रोगाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। वायुजीवी विघटन में पानी एवं गैस बनती है। इस विधि में 15 से 20 दिन में ही कंपोस्ट या खाद जो है वो तैयार हो जाती है। अगली जो विधि है वो है कंपोस्ट संयंत्र। इस विधि में सूखा कचरा एक बेल्ट कन्वेयर से उसे गुजारा जाता है,
जिसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो कि लौह पदार्थ को वो अलग कर देता है। इसके बाद कांच, रबर, प्लास्टिक आदि को हाथ से या यांत्रिक रूप से अलग कर लिया जाता है। फिर इसके बाद शेष कचरों को हैमर मिल या पूर्ण कारक में महीन जो है वो पीस लिया जाता है। फिर इसे बैलिस्टिक पृथक्कारी में और अधिक जो है वो महीन किया जाता है। अब इनमें सूखा अथवा गीला मिला दिया जाता है। इसके उपरांत वांछित ताप एवं नमी पर इनमें झाग उत्पन्न कराया जाता है। इसके बाद करीब 7 दिनों के पश्चात वायुजीवी परिस्थिति उत्पन्न करा दी जाती है। 15 से 20 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है और अंत में इसे छानकर बोरों में भरकर इसे बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। यह विधि प्रारंभ में तो इसमें कुछ लागत आती है, लेकिन यह कम स्थान घेरती है और इससे अच्छी क्वालिटी की जो है उच्च श्रेणी की खाद हमें प्राप्त होती है। इस खाद में कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, लोहा, बोरान, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम आदि जो तत्व होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं वो इनमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके एक और फ़ायदा भी है कि इसमें किसी भी प्रकार के रोगाणु हमें प्राप्त नहीं होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न विधियों को जानने के बाद अब हम लोग आज के अध्याय के अंतिम चरण में आ चुके हैं, जो कि उपसंहार है। हमने आज के अध्याय में क्या क्या चीज़ें जाना उसका एक छोटा सारांश हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो शहरीकरण एवं उपभोक्तावाद के कारण ठोस अपशिष्ट की जो मात्रा है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसी कारण ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बड़ी जो है वो चुनौती हम लोगों के बीच बन गई है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के चरणों में उसका पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निगरानी आदि इसमें शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट के समुचित उपचार के लिए इसे पुनर्चक्रण करना चाहिए, ऊर्जा का उत्पादन करना चाहिए या इसे खाद के रूप में जो है वो बदल देना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। आज के अध्याय की समाप्ति के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो अगला अध्याय है उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जो अगला अध्याय होगा वो 27वां अध्याय है, जो कि नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के रूप में उस अध्याय को हम लोग जानेंगे। और उस अध्याय में हम लोग जो नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के विभिन्न जो प्रकार होते हैं उनको समझेंगे, नगर पालिक ठोस अपशिष्ट के विभिन्न कारण एवं उनको स्रोतों को भी समझेंगे, उनसे होने वाली समस्याओं को जानेंगे, नगरीय जो अपशिष्ट हैं उनको बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं उनको भी हम लोग समझेंगे, उनके प्रबंधन और निस्तारण की जो उपाय हैं उनको भी हम लोग जानेंगे, और नगरीय जो नगर पालिक ठोस अपशिष्ट हैं उनसे किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं और चुनौतियों के साथ उनमें कुछ अवसर भी हैं क्या, ये भी हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज के अध्याय की यहीं समाप्ति होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।